Hi dear students. So in this session we are going to talk about variable mass system. अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली बहुत सारे बच्चों का पेन एरिया रहता है. इसमें मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एंड जनरली स्पीकिंग उन्हें बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है इस टाइप के टॉपिक को मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो आई जस्ट क्विकली टेल यू कि इसमें कि क्या क्या टाइप के मतलब इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो रॉकेट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो तो बहुत ही लाइक फेमस है. ठीक है, इसके अलावा फॉलिंग चेन प्रॉब्लम्स जो होती है इसमें चेन गिर रही है जमीन पे, है ना. या फिर राइजिंग चेन मतलब एक केस में अपन चेन को गिरा सकते हैं जमीन पे और दूसरे केस में चेन को उठा सकते हैं, ठीक है, जमीन से, ग्राउंड से. ठीक है, फिर फ्लूइड्स फ्लूइड्स का जो थ्रस्ट फोर्स होता है. ठीक है, एक दीवार पे फोर्स लग रहा है फ्लूइड की स्ट्रीम की वजह से. ठीक है, फिर दीवार मूव भी कर सकती है मतलब वॉल का मूवमेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस. या फिर जो है फ्लूइड की जगह हम लोग मूविंग गैस पार्टिकल्स ले सकते हैं, मूविंग मूविंग स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ले सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये सारी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वेरिएबल मास सिस्टम में आती है. ठीक, या बलून से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बलून जैसे बलून से गैस निकल रही है कंटिन्यूअसली तो बलून का क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या वेलोसिटी आएगी. तो इस सारी टाइप की प्रॉब्लम्स वेरिएबल मास सिस्टम में आती है. बेसिकली हम आज के सेशन में वेरिएबल मास सिस्टम की इक्वेशन डेवलप करेंगे एकदम बेसिक से, राइट. उसके बाद रॉकेट की इक्वेशन डेवलप करेंगे एकदम बेसिक से. फिर वी विल बी लुकिंग एट टू क्वेश्चंस टुडे एंड आई विल बी गिविंग यू अ टीजर क्वेश्चन इन टुडेज सेशन. इसके अलावा जो बाकी सारे प्रॉब्लम्स हो गए लाइक फ्लूइड्स की प्रॉब्लम, चेन प्रॉब्लम्स, ठीक है, बलून प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी बोथ द पार्ट्स, पार्ट 1 आज की वीडियो में, पार्ट 2 नेक्स्ट वीक. सो लेट अस स्टार्ट, राइट. तो सबसे पहले अपन जो है डेवलप करते हैं थ्रस्ट फोर्स को. ठीक है, जो इक्वेशन है थ्रस्ट फोर्स की जिसकी वैल्यू आती है v रिलेटिव dm by dt, इसको मैं बेसिक से डेवलप करता हूँ. ठीक है, अब देखो, वेरिएबल मास सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि मास कंटिन्यूअसली बॉडी में ऐड हो रहा हो या कंटिन्यूअसली बॉडी से निकल रहा हो. ठीक है, बेसिकली जैसे तुम ऐसे समझो कि रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में गैस कंटिन्यूअसली बर्न हो रही होती है. ठीक है, तो रॉकेट में अगर गैस कंटिन्यूअसली बर्न हो रही है, फ्यूल कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है, गैस नहीं फ्यूल बर्न होती है, तो उस वो फ्यूल बर्न हो होके कंटिन्यूअसली रॉकेट से निकलती जाती है. हेंस उसका मास डिक्रीज होता जाता है, करेक्ट. उसी की जगह अगर अपन एक ऐसा सिस्टम मान ले जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे अभी उसका. जैसे मान लो एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक में कंटिन्यूअसली सैंड गिर रहा है. ठीक है, मतलब ऊपर से बारिश हो रही है मान लिया. ठीक है, तो ट्रक में कंटिन्यूअसली पानी भरता जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में अपन बोल सकते हैं कि जो है कंटिन्यूअसली मास ऐड हो रहा है सिस्टम के अंदर. तो दोनों ही वेरिएबल मास सिस्टम बोले जा सकते हैं, राइट. सबसे पहले मैं एक इसकी इक्वेशन डेवलप करता हूँ. ठीक है, अब जैसे मान लिया कि ये एक जो है किसी इंस्टेंस पे एक बॉडी है जिसका मास अभी m है. ठीक है, ये m टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा. ठीक है, तो इस बॉडी का मास टाइम t पे m है, करेक्ट. इस बॉडी का मास टाइम t पे m है. ठीक है, इसकी वेलोसिटी लेट अस से गिवन इंस्टेंस पे v वेक्टर है. ठीक है, तो व्हाट इज v वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मास, राइट. अब क्या होता है कि डीएम मास, ये मान लिया डीएम मास जो है इस पे आके ऐड होता है वी रिलेटिव वेलोसिटी से. ठीक है, तो व्हाट इज वी रिलेटिव इज द वेलोसिटी ऑफ, वी रिलेटिव क्या है, वी रिलेटिव इसको मैं ऐसे ही आर आर बना देता हूँ, एक सेकंड, तो ये आर हो गया. ठीक है, वी रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम. ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वी रिलेटिव क्या होता है, वी रिलेटिव होती है वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम. यानी कि मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी, उस बॉडी के रिस्पेक्ट से डीएम की वेलोसिटी. तो इसमें मैं जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ वो मैं ये एज्यूम करके कर रहा हूँ कि डीएम मास ऐड हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन सिर्फ डीएम मास ऐड होने पे काम करेगा. ये डेरिवेशन इन जनरल अगर डीएम मास निकल रहा हो तो भी काम करेगा. जब ऐड हो रहा होगा तो डीएम बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब मास ऐड होता जाएगा. तो देखते हैं सारी चीजें हम लोग. ठीक है, फिर अगर मास निकल रहा होगा तो डीएम बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, अब मान लेते हैं इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. ठीक है, मान लिया कि डीएम और एम को अगर अपन सिस्टम मान लें
तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है। तो अगर डीएम और एम को अपन मान लेते हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या मैं कह रहा हूँ जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अब तुम मेरे को ये बताओ कि इस समय m का मोमेंटम कितना है dm के ऐड होने के पहले, तो बहुत सिंपल है, वो क्या हो जाएगा mv वेक्टर, ठीक है। एंड dm का मोमेंटम कितना है, तो वो जाएगा dm इंटू, देखो dm की वेलोसिटी ग्राउंड m के फ्रेम में vr है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में कितनी हो जाएगी vr प्लस v वेक्टर, है ना। ग्राउंड के फ्रेम में vr प्लस v वेक्टर हो जाएगी। तो दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ dm इन द ग्राउंड फ्रेम। तो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का ये हो गया, ठीक है। अब डीएम जो है ऐड होने के बाद एम में ऐड हो जाता है, ठीक है। डीएम जब एम में ऐड हो गया तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा डीएम और एम का मिला के, तो डीएम और एम का टोटल मास मिला के एम प्लस डीएम हो जाएगा, राइट। एम प्लस डीएम दिस इनटू लेटस से इसके ऐड होने की वजह से एम को थोड़ा सा थ्रस्ट मिलेगा। तुम सोचो डीएम जाके भिड़ता है एम से, घट टक ऐसे जाके भिड़ा, ठीक है। तो डीएम जब जाके भिड़ा और उसके अंदर ऐड हो गया, तो भिड़ने की वजह से जो है जो नया मास तैयार हुआ एम प्लस डीएम, ठीक है। एम प्लस डीएम एक नया मास तैयार हुआ, उसको एक झटका सा लगेगा, ठीक है। मतलब एक बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उस वेलोसिटी को मैंने चेंज को है डीवी नाम दे दिया। तो अगर पहले वेलोसिटी v थी, अब चेंज होके v प्लस dv हो गई, ठीक है। सिंपल सी बहुत इक्वेशन है जो आई होप सबको समझ में आ गई होगी। बस अब इसको अपन जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है dm इंटू वी रिलेटिव वेक्टर, ठीक है, प्लस dm इंटू वी वेक्टर, दिस विल बी इज इक्वल्स टू एम वी वेक्टर, ठीक है, प्लस एम डी वी वेक्टर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा dm इंटू वी वेक्टर प्लस dm इंटू डी वी वेक्टर, ठीक है। यहाँ से ये एम वी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से डीएम वी वेक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, तो डीएम इंटू वी रिलेटिव इज इक्वल्स टू एम प्लस डीएम इंटू डी वी वेक्टर, ठीक है। तो इसको अगर मैं dt से डिवाइड कर दूं, ठीक है, dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो आरएचएस पे क्या लिखा हुआ है। आरएचएस पे बेसिकली लिखा हुआ है टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। भाई जो है जैसे ऐसी बात होगी ना कि डीएम के ऐड होने से पहले, इस डीएम के ऐड होने से पहले एम की वेलोसिटी v थी, है ना। एंड डीएम के ऐड होने के बाद जो नई ऑब्जेक्ट तैयार हुई उसका मास एम प्लस डीएम हो गया, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी में चेंज डीवी का आया। तो डीवी बाई डी टी तुम्हें क्या दे रहा है, डीवी बाई डी टी ये जो क्वांटिटी है ये तुम्हें क्या बता रही है, दिस इज टेलिंग यू दी एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द नेट बॉडी, ठीक है। तो ये बन जाता है नेट फोर्स। बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स। यानी कि इसको अपन कह सकते हैं जो फोर्स इस बॉडी पे लगा, ठीक है, जो बॉडी तैयार हो गई, ठीक है, उस बॉडी पे जो फोर्स लगा, ठीक है। और सिंस अभी हमने ये अज्यूम किया है कि कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसी चीज को हम तो कह सकते हैं कि ये जो नेट फोर्स लगा वो क्यों लगा, वो डीएम के भिड़ने की वजह से लगा, ठीक है। डीएम के भिड़ने की वजह से लगा। एक सेकंड, इस dt को ना मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डीएम बाई dt इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बना, दिस बिकम्स v रिलेटिव इनटू dm by dt, ठीक है। तो इसी फोर्स को अब देखो ये है बॉडी पे नेट फोर्स। क्यों है नेट फोर्स, क्योंकि अभी हमने एज्यूम किया है कि कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम वैसे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। ये थ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया भाई, डीएम के आके भिड़ने की वजह से, ठीक है। मतलब डीएम के भिड़ने की वजह से जो है नेट फोर्स, मतलब बॉडी पे जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स। कि जब डीएम जो नया मतलब एक मतलब जो है जो मेन बॉडी से कोई ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उसकी वजह से मेन बॉडी पे एक इम्पल्सिव फोर्स बोल सकते हैं कि एक फोर्स लगता है, ठीक है। उसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। एंड देख लो अब अगर बॉडी ऐड हो रही, मतलब मास ऐड हो रहा होगा, जैसे हम जो एग्जांपल लिया है, जो डेरिवेशन करी है, इसमें मास को ऐड कराया है, तो उस केस में डीएम बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो है मास सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो डीएम बाई dt की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इन एनी केस जो है ये फॉर्मूला दोनों ही केसेस में वैलिड है। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट से अपन समझते हैं, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला जो थ्रस्ट फोर्स का आया है, अगर मान लो इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड ना होता। मतलब जैसे मान लो इस बॉडी पे ग्रेविटी लगनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, या कोई और फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा।
बिल्कुल वैलिड रहेगा। क्यों? तुम ये सोचो, ये फॉर्मूला क्या है? ये थ्रस्ट फोर्स तुमको बता रहा है कि डीएम के कंटिन्यूअसली ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की वजह से जो मेन बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है? मतलब डीएम का ऐड होना या सब्ट्रैक्ट होना मेन बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है, इस चीज की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है? अब हमने अगर इस डेरिवेशन में ये अज्यूम किया था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस वजह से यही फोर्स नेट फोर्स बन गया था, है कि नहीं? नेट फोर्स बन गया था, इसीलिए हमने इस क्वांटिटी को थ्रस्ट फोर्स बोल दिया, क्योंकि यही एक फोर्स ही था और कोई फोर्स ही नहीं था, ठीक है? बट अगर कोई फोर्स लग भी रहा है एक्स्ट्रा, तो उस मान लो ग्रेविटी लग भी रही है, तो ग्रेविटी के लगने से इस फोर्स की वैल्यू में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा भाई। डीएम तो अभी भी मान लो वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डीएम के लगने मतलब डीएम जो फोर्स लगा रहा है एम पे, वो तो अभी भी वही रहेगा। इसके अलावा ग्रेविटी पे ग्रेविटी और लग जाएगी, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो नेट फोर्स पे आएगा, थ्रस्ट फोर्स पे नहीं आएगा। तो अगर ग्रेविटी भी पिक्चर में आ जाएगी तो मैं ग्रेविटी को भी अकाउंट में ले लूंगा और थ्रस्ट फोर्स का एज इट इज ये फॉर्मूला लगा दूंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोटिस दैट कि दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ द नेट देयर इज सम नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तब भी लगेगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा हो, ठीक है? इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो, ठीक है? तो अबव रिजल्ट इज वैलिड, ठीक है? अबव रिजल्ट इज वैलिड इवन इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? इवन इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? अब ना इसमें जो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं वो क्या है, इसकी डायरेक्शन, ठीक है? कि थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन को देखने का दो तरीका है, ठीक है? एक तो अपन विजुलाइज कर लें और दूसरा जो है मैथ मतलब थोड़ा सा रट ले। बट मैं तुम्हें विजुलाइज भी कर मैं तो तुम्हें दोनों तरीके बता देता हूँ, तुम अपने हिसाब से यूज कर लिया करना। बट मैं कहूंगा कि विजुलाइज करने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तुम ये सोचो कि जैसे डीएम के ऐड होने की वजह से एम का मोमेंटम चेंज किस तरफ आया, ठीक है? एक मतलब जो पहला तरीका है वो ये क्वेश्चन में जब मैं लगाऊंगा ना, क्वेश्चन में, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस सुन लो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ कि डीएम के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की वजह से एम का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है? वो मतलब मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन अपन सोच लें। तो जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर डीएम अगर मान लो वीआर से आके भिड़ता है, एम का जो मोमेंटम है वो राइट की तरफ चेंज हो जाएगा, जो डायग्राम तुम्हें दिखाया गया है। तो यानी एम पे जो थ्रस्ट फोर्स है राइट की तरफ लगेगा, ठीक? रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। रॉकेट में जो गैस है वो रॉकेट के पर्सपेक्टिव से नीचे की तरफ भागती है कि नहीं? मान लो रॉकेट तुमने रिलीज कर दिया, दिवाली पे तुमने रॉकेट जलाए होंगे, तो रॉकेट तुमने रिलीज कर दिया, बहुत तेजी से ऊपर जाता है। क्यों ऊपर जाता है? क्योंकि जो गैस है वो रॉकेट के पर्सपेक्टिव से नीचे की तरफ मोमेंटम लेके जाती है, ठीक है? तो इस वजह से रॉकेट तो गैस पे, इसका मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा, क्योंकि गैस तो नीचे की तरफ भाग रही है कि नहीं? इसका मतलब रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया। इस तरीके को अपन और अच्छे से क्वेश्चन में समझ लेंगे, ठीक है? अभी के लिए तुम दूसरा तरीका समझ लो। दूसरा तरीका क्या कहता है? वो ये कहता है कि थ्रस्ट फोर्स देखो, इस चीज को देखो, ठीक है? अगर डीएम बाई डी पॉजिटिव है, ठीक है? अगर डीएम बाई डी पॉजिटिव है, तब थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव की डायरेक्शन में होगा, ठीक है? वी रिलेटिव की डायरेक्शन में होगा, ठीक? वी रिलेटिव क्या था, याद करो, वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू एम, मतलब एम पे खड़े होने के बाद डीएम की वेलोसिटी, ठीक है? और अगर डीएम बाई डी नेगेटिव है, डीएम बाई डी नेगेटिव है, तो फिर थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो डीएम बाई डी की वैल्यू -2 है, यानी कि मास निकल रहा है सिस्टम से, मास निकल रहा है सिस्टम से, जो कि रॉकेट वाला एग्जांपल होता है। उस केस में जो थ्रस्ट फोर्स है वो वी रिलेटिव के अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, ये थ्रस्ट फोर्स हम किस पे लिख रहे हैं? ये थ्रस्ट फोर्स जो डीएम ने एम पे लगाया, ठीक है? जैसे मैं रॉकेट का एग्जांपल लेके समझाऊं एक बार। जैसे रॉकेट में क्या होता है, गैस निकल रही है, कंटिन्यूअसली रॉकेट से निकल रही है कि नहीं? यानी कि डीएम बाई डी नेगेटिव हो गया, है कि नहीं? अच्छा, रॉकेट के फ्रेम में गैस की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, है कि नहीं? रॉकेट के फ्रेम में गैस की वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड। यानी कि थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अपवर्ड। क्योंकि हमने क्या कहा, अगर डीएम बाई डी नेगेटिव है, दिख ही रहा है, अगर डीएम बाई डी नेगेटिव है, तो फिर जो थ्रस्ट फोर्स है वो
वी आर के अपोजिट हो जाएगा। भाई यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी कोई वैल्यू, और वी आर वेक्टर और थ्रस्ट फोर्स वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, राइट। रॉकेट के केस में यही हो रहा है कि भाई जो है गैस निकल रही है, डीएम बाई डी नेगेटिव है, तो जो थ्रस्ट फोर्स रॉकेट पे लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है, हेंस इट स्टार्ट्स मूविंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट। ठीक है, अब इस चीज को यूज करके हम लोग जो है वो इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी मैं कहो तो लिख देता हूं कि इफ dm by dt इज पॉजिटिव, ठीक है, देन देन थ्रस्ट फोर्स ऑन द मेन बॉडी, ठीक है, ऑन द मेन बॉडी, मेन बॉडी acts in the direction of, in the direction of v relative, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब if dm by dt is negative, then thrust force on the main body acts opposite to vr, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस लॉजिक को यूज करके अपन रॉकेट की इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। रॉकेट की इक्वेशन, रॉकेट की इक्वेशन से हमारा क्या मतलब है, मान लो ये कोई रॉकेट है, ठीक है, मान लो ये कोई रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट का इनिशियल मास एम नॉट है, मतलब एम नॉट में फ्यूल का भी मास इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दिस इज मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल, ठीक है, मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल, सही है। अब क्या हुआ, लेट अस से इस रॉकेट की अभी इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है, कितनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है, ठीक है। और इससे गैसेस कंटिन्यूअसली जो है वी आर की वेलोसिटी से बाहर आ रही है नीचे की तरफ, तो वी आर जो है कांस्टेंट अपन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक रीजनेबल अजम्पशन है, क्योंकि भाई रॉकेट के फ्रेम में रॉकेट जिस स्पीड से मतलब गैस को बाहर फेंक रहा होगा वो तो कांस्टेंट होगी इन जनरल, ठीक है। बाकी वेरिएबल भी अज्यूम कर सकते हैं, बट जो है जनरल कांस्टेंट मतलब मान के अपन डराइव कर रहे हैं। तो वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। और ये किस तरफ है, नीचे की तरफ है, करेक्ट। रॉकेट पे ग्रेविटी भी लग रही है, ठीक है, और ग्रेविटी अपन कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, मतलब ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट के साथ नहीं ले रहे, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं कि लैम्डा केजी पर सेकेंड इस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ फ्यूल बर्न, ठीक है। इसका मतलब कि जिस रफ्तार से, मतलब जिस स्पीड से जो है गैस फ्यूल खत्म हो रहा है, तो उसी स्पीड से गैस बाहर आ रही होगी। जैसे मान लो 2 किलो पेट्रोल हर सेकंड बर्न कर रहा है, तो 2 सेकंड पेट्रोल फ्यूल बन मतलब गैस बन बन के बाहर आ जा रहा होगा, करेक्ट। तो लैम्डा केजी पर सेकंड जो है इस रेट से रॉकेट का मास भी घट रहा है, ठीक है भाई। 2 केजी पेट्रोल जला वो बाहर हो गया, 2 केजी पेट्रोल जला वो बाहर हो गया, ऐसी कहानी चल रही है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रॉकेट की हमने इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट मान के रखी है, ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ठीक है। तो हमें बताना है रॉकेट की वेलोसिटी टाइम टी पे, ठीक है। रॉकेट की वेलोसिटी हमें टाइम टी पे निकालनी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। टाइम टी पे अपन रॉकेट की वेलोसिटी निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, देखो भाई मैं टाइम टी पे जाता हूँ, ठीक है, टाइम टी पे मैं जाता हूँ, ठीक है। टाइम टी पे मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि रॉकेट का मास क्या हो गया होगा, ठीक है। तो तुम कहोगे रॉकेट का मास हो चुका भाई लैम्डा केजी पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा क्या है, रेट ऑफ फ्यूल बर्न, इसका मतलब लैम्डा केजी पर सेकेंड की रेट से रॉकेट का मास घट रहा है। सोचो, लैम्डा केजी पर सेकेंड से रॉकेट का मास घट रहा है, यानी कि अगर उसका रॉकेट टोटल मास एम नॉट था, तो टाइम टी पे कितना हो गया होगा, एम नॉट माइनस लैम्डा टी, ये हो गया होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई टाइम टी पे रॉकेट पे फोर्स क्या क्या लग रहा है। तुम कहोगे एक तो भैया ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, एक तो ग्रेविटी लग रही है, एंड दूसरा क्या लग रहा है, दूसरा उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अच्छा, थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन बहुत सिंपल है, रॉकेट के फ्रेम में गैस नीचे भाग रही है, यानी गैस का जो मोमेंटम बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि गैस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। दैट मीन्स थर्ड लॉ से बोल सकते हैं गैस ने रॉकेट पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाया होगा, करेक्ट। एंड इसको हम लोग उस डीएम बाई डी वाले लॉजिक से भी बोल सकते हैं, अभी हमने 2 बार एक्सप्लेन किया था, तो वही बात है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है,
इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है थ्रस्ट फोर्स की? तो थ्रस्ट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। ठीक है, तो जो थ्रस्ट फोर्स हो जाता है उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी वी रिलेटिव, जिसको हम वी आर कह रहे हैं, इंटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी को भी अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मतलब हर सेकंड लैम्डा फ्यूल बर्न हो रहा है, लैम्डा के जी। ठीक है, तो जो रॉकेट पे नेट फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा? वी आर इंटू लैम्डा, ये ऊपर की तरफ लगा, माइनस ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। टाइम टी पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई होगी? तो एम नॉट माइनस लैम्डा टी उसका मास बचा है रॉकेट का, ठीक है, इंटू ग्रेविटी। ये टाइम टी पे फोर्स लिख दिया। ठीक है, बस इसको अपन लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है रॉकेट का टाइम टी पे? एम नॉट माइनस लैम्डा टी इंटू डीवी बाई डी टी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव डेवलप्ड एट टाइम टी। ठीक है, टाइम टी पे हमने ये इक्वेशन रॉकेट पे लिख दी है, जो इसमें क्या क्या वेरिएबल है। देखो इसमें जो है v वेरिएबल है, ठीक है, एंड v वेरिएबल है, ठीक है, v और t, ठीक है, v और t वेरिएबल है, करेक्ट। तो अब इसको अपन कर देते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन एम नॉट माइनस लैम्डा टी को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं एंड डी टी को भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी आर लैम्डा अपॉन एम नॉट माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है, माइनस जी डी टी इज इक्वल्स टू डी बी। ठीक, अब जो है कर देते हैं इंटीग्रेट। लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी u नॉट थी, ठीक है, एंड टाइम t पे वेलोसिटी v होगी। ठीक है, फिर ये वेलोसिटी जीरो से, सॉरी ये टाइम जीरो से t हो गया, एंड ये टाइम भी जीरो से t हो गया। ठीक है, यहाँ पे वी आर और लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। ये आ जाएगा ln ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाई माइनस लैम्डा, लिमिट्स जाएगी जीरो से t, ये आ जाएगा माइनस जी टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू नॉट। ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस बी आर एल एन ऑफ एम नॉट माइनस लैम्डा टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम टी की जगह जीरो रखोगे तो ये एल एन एम नॉट बन जाएगा। तो एल एन ए माइनस एल एन बी वाली प्रॉपर्टी जो होती है एल एन ए बाई बी, उसको यूज करके मैं सीधा ये नीचे एम नॉट लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस जी टी इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट। ठीक, अब इस चीज को अगर अपन ढंग से लिखें तो ये जो वेलोसिटी का फंक्शन आ रहा है टाइम टी के साथ वो ये आ जा रहा है, यू नॉट को भी अपन लेफ्ट साइड में लेके चले जाते हैं, तो ये आ गया यू नॉट अपन इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस जी टी हो गया। ठीक है, और ये वाला जो माइनस साइन है ना, इसको अपन अंदर एल एन के अंदर घुसा के एल एन का रेसिप्रोकल कर ले रहे हैं। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, तो ये हो गया एल एन ऑफ एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस लैम्डा टी। ठीक है, so this is the function, this is the velocity of the rocket at time t, correct, this is the velocity of the rocket at time t। उसमें क्विकली एक बार अपन देख लेते हैं कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। v हो गया वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट टाइम t, vr हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। इस डेरिवेशन में हमने vr को कांस्टेंट माना है। ठीक है, एम नॉट हो गई इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल। ठीक है, फिर लैम्डा हो गया रेट ऑफ फ्यूल बर्न या फिर रेट एट विच मास ऑफ द रॉकेट वाज डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर जी हो गई ग्रेविटी अर्थ की, इसको भी हमने कांस्टेंट माना है। यू नॉट हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टी हो गया टाइम। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट टाइम टी। अगर तुम्हें ग्रेविटी को निग्लेक्ट करना है तो जी को जीरो कर सकते हो उसके अंदर। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू नॉट को जीरो कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज एडवाइज्ड कि तुम लोग इस इक्वेशन को याद रखो। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना अच्छा है। ठीक है, now like guys let us see some questions based on rocket की velocity। ठीक है, रॉकेट की इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन मैंने काफी सिंपल सा लिया है। ठीक है, तो बेसिकली अ रॉकेट ऑफ मास 1000 kg एंड कैरिंग अ टोटल फ्यूल ऑफ 9000 kg इनिशियली। तो बेसिकली यहाँ पे जो एम नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एम नॉट जो है क्या हो जाएगा? 10,000 kg। ठीक है, बर्न्स इट एट अ रेट ऑफ 100 kg पर सेकेंड। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में 100 दे दी गई है। ठीक है, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेस इन द रॉकेट फ्लेम इज 1000 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड। तो ये नीचे की तरफ 1000 मीटर पर सेकेंड से गैस बाहर आ रही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो।
ठीक है, फ्रॉम द अर्थ एंड वर्टिकली मूव्स अप। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं ताकि कैलकुलेशन में ये सारी वैल्यूज आएंगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। एज्यूम ग्रेविटी टू रिमेन कांस्टेंट एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें ग्रेविटी की वैल्यू को कांस्टेंट एज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। इनिशियल वेलोसिटी बतानी है और इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, जैसे अगर हमारा ये रॉकेट हो गया, ठीक है, तो बेसिकली जो है रॉकेट की जो इक्वेशन होती है वेलोसिटी की, वो क्या होती है, वी आर इंटू एल एन ऑफ एम नॉट इनिशियल मास अपॉन मास एट टाइम टी। देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, ये तो इसको तो मास एट टाइम टी बोल सकते हो, मतलब इनिशियल मास अपॉन मास एट टाइम टी। इसको याद ऐसे भी रख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ln ऑफ इनिशियल मास अपॉन मास एट टाइम टी माइनस जी टी प्लस यू नॉट, है ना। तो इस तरीके से भी तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो इनिशियल मास अपॉन मास एट टाइम टी, तो उसको मैं एम टी लिख दूं। एम टी मतलब मास एट टाइम टी। ठीक है, वो भी वही बात हो जाएगी, एम नॉट माइनस लैम्डा टी। ठीक है, चलो एम नॉट माइनस लैम्डा टी ही लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एम नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है, वो वही है मास एट टाइम टी। ठीक है, माइनस जी टी प्लस क्या कहते हैं यू नॉट। ठीक है, यू नॉट के लिए जीरो ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब अगर हमें पहले पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी क्योंकि रॉकेट इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें तुम टाइम की वैल्यू जीरो भी रख दो तो भी तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जीरो जीरो रखोगे तो ये एल एन वन बन जाएगा विच इज जीरो, और यहाँ पे भी टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो और यू नॉट जीरो ही है। वी एट टाइम जीरो अपने आप ही जीरो आ जाएगा, वैसे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही थी। ठीक है, तो पार्ट एक की अगर अपन आंसर की बात करें तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, अच्छा एक्सलेशन निकालने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका क्या हो गया, ज्यादा अच्छा तरीका है, वो क्या है, अपन एक फोर्स इक्वेशन लिख दें। ठीक है, तो फोर्स एट टाइम जीरो वो क्या होगा, टाइम जीरो पे v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी, इसका तो थ्रस्ट फोर्स लग जाएगा, यानी वी आर इंटू लैम्डा, इतना थ्रस्ट फोर्स लग गया। लेकिन ग्रेविटी mg का भी फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg कितना होगा, तो इनिशियली टोटल मास कितना था, 1000 प्लस 9000 यानी कि 10,000। ठीक है, इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स एट टाइम जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वी रेटिव 1000 है, ठीक है, इनटू लैम्डा भी 100 है, माइनस 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, ये जीरो ही आ गया, यानी इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन एट टाइम जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स एट टाइम जीरो देयर इज नो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। ठीक है, तो जो है एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका और था कि तुम डीवी बाई डी करके भी निकाल सकते थे, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते तो भी तुम्हारी एक्सेलरेशन आ जाती। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है कि अगर टाइम जीरो पे वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है तो dt मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि वेलोसिटी क्रिएट हो जा रही है। भाई अगर टाइम जीरो पे वेलोसिटी थी नहीं और एक्सेलरेशन भी नहीं था तो dt टाइम के बाद वेलोसिटी कैसे आ गई, वो इस वजह से क्योंकि dt टाइम के बाद क्या होता है, रॉकेट का मास कम हो जाता है, सोचो। ठीक है, रॉकेट का मास कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्योंकि थोड़ा सा फ्यूल बर्न हो जाता है, उसकी वजह से अब ये वाला फोर्स लेकिन चेंज नहीं होता, थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि वी आर भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है। mg कम हो गया बट ये वाला फोर्स जो है कम नहीं हुआ, इसकी वजह से नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा आफ्टर अ मतलब आफ्टर स्मॉल टाइम। ठीक है, इस वजह से। अब ऑप्शन बी की अगर अपन पार्ट बी की अपन बात करें तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन हाफ द फ्यूल हैज बर्न। ठीक है, मतलब देखो टोटल फ्यूल कितना है 9000 केजी। ठीक है, और किस रेट से बर्न हो रहा है 100 केजी से। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मतलब हाफ द फ्यूल हैज बर्न, इसका मतलब क्या हो गया, कितने टाइम में हाफ द फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो हाफ द फ्यूल मतलब 4500 केजी, और ये 100 की रेट से बर्न हो रहा है, इसका मतलब 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स में जो है फ्यूल बर्न हो जाएगा, हाफ द फ्यूल। ठीक है, हाफ द फ्यूल 45 सेकंड्स में बर्न हो जाएगा। ठीक है, बस वापस से वेलोसिटी वाली इक्वेशन में अपन रख देते हैं वैल्यूज, तो v की वैल्यू वी आर कितना है 1000। ठीक है, एल एन ऑफ इनिशियल मास कितना था 10,000 टोटल। ठीक है, डिवाइड बाई मास एट टाइम टी। ठीक है, तो अगर 4500 केजी फ्यूल बर्न हो गया, या तो तुम सीधा 45 की वैल्यू इस टाइम की जगह रख दो तो भी वही बात है, तो आ जाएगा 10,000 माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा है 100। ठीक है, और ये है 45। ठीक है, माइनस ग्रेविटी विच इज 10, टाइम कितना हो गया 45, प्लस ये जीरो आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1000 एल एन ऑफ 10,000 बाई 5500। ठीक है, 10,000 बाई 5500 मतलब कितना हो गया 100/55। ठीक है, माइनस 450। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ln20/11, इसलिए ln20/11 की वैल्यू मैंने दी थी, ठीक है। तो ln20/11 आ गया, ठीक है, -450। इसकी वैल्यू को 0.6 एज्यूम करने को बोला है, ln20/11 को 0.6 एज्यूम करने को बोला है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 1000 यानी 600 माइनस 450 यानी 150 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन फिर से इस समय फोर्स लिख देते हैं, या तो dv/dt कर सकते हैं, नहीं तो फोर्स लिख देते हैं। तो फोर्स क्या होगा, वही बात है, वी आर इंटू लैम्डा, ये तो थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, माइनस ग्रेविटी। इस समय रॉकेट का मास कितना बचा है, तो रॉकेट का मास बचा है 5500, है ना, 4500 केजी फ्यूल बर्न हो चुकी है, यानी 5500 जो है मास बचा है, और ग्रेविटी इस पे 10 की लग रही होगी, ठीक है। तो वी आर इंटू लैम्डा कितना हो गया, वी आर इंटू लैम्डा हो गया 1000 × 100 यानी कि 1 लाख माइनस 55,000, ठीक है। सो दिस बिकम्स 45,000, ठीक है। तो सॉरी, ये तो फोर्स लिखा है हमने, ठीक है, इसको मास से भी डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एक्सीलरेशन, दिस इज फोर्स, ठीक है, दिस इज फोर्स, दिस इज नॉट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 45,000 अपॉन मास, कि मास कितना बचा है रॉकेट का 5500, तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 511 जा 5 9 जा 90/11, 90/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस समय एक्सेलरेशन आएगी रॉकेट की, ठीक। फिर लास्ट पार्ट क्या पूछा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन द फ्यूल हैज एग्जॉस्टेड, मतलब सारा फ्यूल जब एग्जॉस्ट हो चुका है। तो फ्यूल जब एग्जॉस्ट हो चुका है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी अब, क्योंकि फ्यूल बर्न खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर फ्यूल बर्न खत्म हो चुका है तो खाली उस पर ग्रेविटी लग रही होगी, तो अपन बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ग्रेविटी, ठीक है, जी डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो रॉकेट की जी डाउनवर्ड्स हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल पूरा बर्न हो चुका है। जब वेलोसिटी कितनी बची होगी, तो वेलोसिटी अपन बोल सकते हैं कि भाई जस्ट फ्यूल बर्न हुआ था, ठीक है, मतलब जस्ट अभी मान लो 90 सेकंड्स पे पूरा फ्यूल बर्न हो गया होगा, क्योंकि भाई जो है तुम्हें समझो कि 9000 केजी फ्यूल था और 100 केजी पर सेकंड से बर्न हो रहा है, तो 90 सेकंड्स में पूरा फ्यूल बर्न हो गया होगा। फ्यूल बर्न होते ही, ठीक है, फ्यूल बर्न होते ही उसके बाद ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, लेकिन फ्यूल बर्न होते ही अपन बोल सकते हैं, जैसे 90 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी हमें वही पूछा गया है, तो अपन मान सकते हैं ना कि जो 90 सेकंड के एकदम आखिरी मोमेंट पे जो वेलोसिटी थी वो तो इस इक्वेशन से निकाली जा सकती है, और उसके तुरंत dt टाइम के बाद वेलोसिटी चेंज हुई नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो अभी जस्ट फ्यूल आखिरी बूंद है, आखिरी बूंद खत्म हुई, उसी समय मैंने ये वाली इक्वेशन यूज कर दी, ठीक है, और अब हमसे वही पूछ लिया गया है, ठीक। तो इस इक्वेशन में मैं, तो देखो एम नॉट की वैल्यू 10,000 थी, और ये मास एट टाइम थी 1000 बचा होगा, सही है, क्योंकि पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है। तो v की वैल्यू, मतलब यहाँ पे अपन वी आर की जगह अपन क्या रखेंगे, वी आर की जगह अपन रखेंगे 1000, ठीक। और ln ऑफ इनिशियल मास विच वाज 10,000 बाय मास एट टाइम t विच वाज 1000, टाइम t के बाद सिर्फ रॉकेट का मास बचा होगा, फ्यूल सब खत्म, ठीक है, माइनस ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है 10, ठीक है। टाइम कितना लगा था, 9000 सेकंड, 900 सेकंड्स, सॉरी 90 सेकंड्स, ठीक है, 90 सेकंड्स में पूरा फ्यूल बर्न हो गया, प्लस यू नॉट जीरो है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, तो 1000 इंटू ln 10, ln 10 की वैल्यू क्वेश्चन में 2.30 बोली गई है, और जो हो गया 900, ठीक। तो कितना हो गया, 2300 माइनस 900 मतलब 1400 मीटर पर सेकंड रॉकेट की वेलोसिटी आ गई, करेक्ट। आई होप गाइस यू वुड हैव अंडरस्टूड रॉकेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। रॉकेट का क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, विच इज स्लाइटली बेटर, ठीक है, जो उससे बेटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वेरी लॉन्ग ओपन ट्रक, मतलब मान लिया एक ऐसी ओपन सी ट्रक है, ठीक है, बहुत ही लंबी सी एक ऐसी ओपन सी ट्रक है, ये कहीं से ट्रक नहीं लग रही, नाव लग रही है, तो ठीक है, तो मैं थोड़ी अच्छी ड्राइंग कर देता हूँ, वैसे मैं ट्रक बना नहीं पाऊंगा, बट आई होप भावनाएं कैच कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ट्रक होगी, ठीक है, अब ये ट्रक है, ठीक है, ये जो है इस ट्रक का मास एम नॉट है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट फोर्स एफ से हम खींच रहे हैं, ठीक है, और ये हॉरिजॉन, ये एक एक उस पे है, मतलब स्मूथ सरफेस पे है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं मेंशन करना भूल गया, बट एक स्मूथ सरफेस पे है, ठीक है। एंड ओपन फिक्स्ड, और ये बहुत लंबी है, मतलब ये जो लेंथ है ना, ये बहुत बड़ी है, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी माननी है कि तुम्हें ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। फिर एन ओपन फिक्स्ड फनल रिलीजेस सैंड ऑन द ट्रक एट अ रेट ऑफ लैम्डा केजी पर सेकंड, मतलब मान लो कि यहाँ पे एक फिक्स्ड फनल है जिसमें खूब सारी सैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे खूब सारी सैंड है, ठीक है, जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है खूब सारी सैंड है जो कि ट्रक पे रिलीज कर रही है, ठीक है, ये फिक्स्ड फनल है,
ठीक है, मान लो भगवान ने फनल पकड़ा हुआ है ताकि यहाँ से सैंड गिरती रहे, ठीक है। या तुम ऐसे मान सकते हो कि लैम्डा के रेट से पानी गिर रहा है इस ट्रक के ऊपर, ठीक है, भगवान वर्षा करा रहे हैं, बारिश हो रही बढ़िया एकदम शानदार, तो उसकी वजह से इस ट्रक में पानी भरता जा रहा है। तो अब हमें ट्रक की वेलोसिटी निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इफ पहले पार्ट में देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स एंड द ट्रक सरफेस, एंड दूसरे पार्ट में सैंड पार्टिकल्स स्टिक टू दी ट्रक सरफेस इमीडिएटली। मतलब पहले पार्ट में क्या हो रहा है, बालू गिरती है, सैंड गिरती है, ठीक है, हम लोग सैंड को बालू कहते हैं हमारी तरफ, तो सैंड तुम लोग शायद रेत भी कहते होगे कई बार, ठीक है, तो सैंड गिरती है इस ट्रक के ऊपर, ठीक है, और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये ट्रिकी पार्ट है, ध्यान से समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या होता है, सैंड गिरती है और तुरंत चिपक जाती है, ठीक है, और ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट वैसे बहुत सिंपल है, तुम सोचो सैंड गिरी अगर, ठीक है, सैंड गिरी, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा विजुलाइज अपन ध्यान से करते हैं। सैंड गिरी और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो सैंड पार्टिकल गिरा, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर सैंड के गिरने से फ्रिक्शन नहीं है, तो सैंड पे एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग सकता है क्या, सोचो उस बात को, ठीक है, नहीं लग सकता भाई, सैंड पे एक ही फोर्स एक्स एक्सिस पे लग सकता था, वो क्या था, फ्रिक्शन, ठीक है। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो अपन बोल सकते हैं कि सैंड गिरी और गिर के वहीं पड़ी रह जाएगी, रह जाएगी, मतलब है कि भाई जो है वो ना तो मतलब लाइक ट्रक के साथ आगे नहीं बढ़ भागेगी, सैंड को कोई भी एक्स एक्सिस पे मोमेंटम चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है, वो सिंपली एक्स एक्सिस पे एज इट इज पड़ी रह जाएगी, ठीक है, मतलब ट्रक की सरफेस पे सरकेगी, मतलब ट्रक के साथ आगे नहीं जाएगी, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, तो अगर सैंड के ऊपर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगा तो सैंड ने भी एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगाया ट्रक के ऊपर, है कि नहीं, थर्ड लॉ से बोल सकते हैं, सैंड ने भी कोई फोर्स नहीं लगाया एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी ट्रक के ऊपर एक्स एक्सिस में, ठीक है, वाई में लगाया, वाई में तो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, लेकिन उससे ट्रक को एक्स एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ट्रक के ऊपर एक्स एक्सिस में क्या फोर्स लग रहा है, तो ट्रक के ऊपर एक्स एक्सिस में सिर्फ एफ फोर्स लग रहा है, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ऑल्दो ट्रक का मास जैसे बोल सकते हैं सैंड के मतलब सैंड के होने से ऐसा लग सकता है कि तुम्हें ट्रक का मास भारी होता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो है ट्रक का मास वही है, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, अगर तुम ध्यान से सोचो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लो कि जैसे कि ये एक मतलब मान लो एक ओपन कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये जो ब्लॉक है, इसमें मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, अब ये ब्लॉक ना इस पे फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, मतलब सड़क, मतलब समझ रहे हो कि अगर मेरे को जैसे इसको आगे खींचना है मान लो, और इस कंटेनर का मास m1 है, ठीक है, तो अगर स्मॉल एम और कैपिटल M1 के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं तुमसे पूछूं कि कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी, मतलब सॉरी कैपिटल मतलब M1 का एक्सलेशन कैसे लिखा जाएगा, तो सीधा एफ अपॉन M1 बोल सकते हैं हम लोग, भाई स्मॉल एम कैपिटल M1 पे कोई फ्रिक्शन लगा ही नहीं रहा, तो सीधा M1 का एक्सलेशन एफ अपॉन M1 आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे ग्राउंड से नॉर्मल पूछूं तो ग्राउंड से नॉर्मल आएगा M1 प्लस mg, है ना, ग्राउंड से जो नॉर्मल आएगा वो M1 प्लस mg आएगा। तो ये बढ़िया सिचुएशन जो है, आई होप समझ में आ गई होगी, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो है कोई भी सैंड पार्टिकल एक्स एक्सिस पे आगे नहीं जाएगा, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। तो पहले पार्ट का आंसर सीधा बोला जा सकता है कि भाई अगर हमसे पूछी गई है वेलोसिटी, तो बस ट्रक का एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है पहले पार्ट के लिए, ठीक है, तो ए क्या लिखी जाएगी एफ अपॉन एम नॉट, तो यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो एफ बाई एम नॉट इंटू टी, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा बात है नहीं, ठीक है। अपन पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या है, सैंड पार्टिकल्स स्टिक टू द ट्रक सरफेस इमीडिएटली, यानी कि सैंड पार्टिकल्स इमीडिएटली चिपक गए, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स इमीडिएटली जो है इस पे क्या हो गया, चिपक गए, ठीक है। पार्ट बी जो है करने का दो तरीका है, ठीक है, एक डायरेक्ट एक लंबा, ठीक है, पहले लंबा तरीका देख लेते हैं फिर डायरेक्ट तरीका देख लेंगे, ठीक है। पार्ट बी पे क्या होता है कि सैंड जाके इमीडिएटली चिपक जाती है, यानी ऐसे समझ सकते हो कि इन्फिनिट फ्रिक्शन है, मतलब सैंड जाके चिपक गई, मतलब फेविकोल रखा हुआ था, इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि तुरंत चिपक गई, स्लाइडिंग व्लाइडिंग हुई ही नहीं, ठीक है, मतलब सैंड गिरी चिपक गई, सैंड गिरी चिपक गई, खूब सारा फ्रिक्शन है ना, खूब सारा, उसको सरकने ही नहीं देता, इमीडिएटली सैंड जो जाके चिपक जाती है ऐसा, ठीक है।
तो अब मैं तुमसे ध्यान से अब मैं तुमसे कहता हूँ कि सोचो, सैंड के सैंड ने ट्रक के ऊपर दो फोर्स लगाए। जो गिरती हुई सैंड है ना, जो गिरती हुई सैंड है वो ट्रक के ऊपर दो फोर्स लगा रही है। ठीक है, एक तो वाई एक्सिस पे लगा रही है, धाम 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 धाम, है कि नहीं, धम 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 वाई एक्सिस पे लगा रही है, और एक एक्स एक्सिस पे लगा रही है। हमें इक्वेशन किस तरफ लिखनी है? एक्स एक्सिस पे। हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, वाई एक्सिस पे कोई मोशन ही नहीं होने वाला। तो हमें इक्वेशन एक्स एक्सिस पे लिखनी है। यानी हम इंटरेस्टेड है कि सैंड एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स लगा रही है ट्रक के ऊपर। करेक्ट? आर यू क्लियर टिल हियर? ठीक है, तो अब पहले तो तुम सोचो कि सैंड, पहले उस फोर्स का डायरेक्शन समझते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो तरीका नंबर वन, सोचो सैंड का एक्स में कोई मोमेंटम था क्या गिरने के पहले? सैंड का गिरने के पहले कोई एक्स में मोमेंटम था? नहीं। लेकिन गिरने के बाद वो ट्रक के साथ चिपक गई, यानी सैंड का एक्स में मोमेंटम आ गया। दैट मीन्स सैंड के ऊपर फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ ही लगा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर सैंड का मोमेंटम इमीडिएटली क्रिएट हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, हेंस सैंड के ऊपर फोर्स एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में लगा होगा, देयरफॉर ट्रक के ऊपर एक्स एक्सिस में फोर्स नेगेटिव में लगा होगा। थर्ड लॉ से बोल सकते हैं। ये तरीका नंबर वन हो गया। ठीक, तरीका नंबर टू क्या कहता है? यहाँ पे मास ऐड हो रहा है। ठीक, यहाँ पे मास ऐड हो रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ पे मास ऐड हो रहा है, अब सोचो, जो है, जो ट्रक के फ्रेम में, ट्रक के फ्रेम में जो सैंड की वेलोसिटी है, ठीक है, ट्रक के फ्रेम में जो सैंड की वेलोसिटी है, उसकी एक्स कंपोनेंट, हमें सिर्फ एक्स से मतलब है, उसकी एक्स कंपोनेंट लेफ्ट में है। क्यों भाई? अगर हम ट्रक पे देखो, ट्रक की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में राइट की तरफ है, और सैंड की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो है ग्राउंड फ्रेम में, है कि नहीं? मतलब गिरने के पहले की बात हो रही है। ठीक है, गिरने के मतलब चिपकने के पहले, चिपकने के पहले सैंड की एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है, बट ट्रक की तो कुछ है वी। दैट मीन्स ट्रक के फ्रेम में सैंड की लेफ्ट में वेलोसिटी है। और हमने क्या कहा था, जब मास ऐड होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मेन बॉडी पे फोर्स लगेगा, यानी कि ट्रक के ऊपर लेफ्ट में ही फोर्स लग रहा होगा। ऑफ कोर्स ये तरीका तरीका थोड़ा सा कम्बरसम है, मोमेंटम वाला तरीका ज्यादा, विजुअलाइजेशन वाला ज्यादा अच्छा तरीका और बढ़िया तरीका। ठीक, एनीवे, अब अपन मान लेते हैं, तो ये लंबा तरीका, मैं इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में भी अभी समझाऊंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ट्रक की वेलोसिटी टाइम टी पे वी हो जाती है। ठीक है, मान लिया ट्रक की वेलोसिटी टाइम टी पे वी हो गई। सही है, तो तुम ये सोचो कि एक्स सैंड की तो एक्स कोई वेलोसिटी है नहीं, सैंड की तो एक्स डायरेक्शन, हमें सिर्फ एक्स में फोर्स इक्वेशन लिखनी है भाई, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी एक्स में ही सोचेंगे। थ्रस्ट फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए, है ना, थ्रस्ट फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो जो v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी है, इसको तुम ऐसे समझो कि v रिलेटिव x वेक्टर प्लस v रिलेटिव y वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी। तो हमें v रिलेटिव y से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें जो है सिर्फ v रिलेटिव x ये चाहिए, v रिलेटिव x डी एम बाई डी टी। ठीक, दिस इज थ्रस्ट फोर्स का x कंपोनेंट। सही है, थ्रस्ट फोर्स का x कंपोनेंट। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो है, जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा ट्रक के ऊपर, वो कितना लग रहा होगा? लैम्डा विच इज डी एम बाई डी टी। ठीक है, इनटू वी, क्योंकि ट्रक के फ्रेम में सैंड की वेलोसिटी भी है एक्स एक्सिस। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द लास्ट टाइम, आई होप समझ में आ गया होगा। बाय द वे, ट्रक की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी v मान ली हमने टाइम t पे। ठीक, यही हमें निकालना है v, एंड सैंड की एक्स एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं है, हेंस ट्रक के फ्रेम में सैंड की वेलोसिटी v हो गई एक्स एक्सिस पे लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, अब फोर्स इक्वेशन लिख देते हैं ट्रक के ऊपर। ट्रक के ऊपर एक फोर्स F लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक फोर्स बैकवर्ड लग रहा होगा लैम्डा इंटू वी रिलेटिव, जिसकी वैल्यू v ही है। ठीक है, लैम्डा इंटू वी रिलेटिव जिसकी वैल्यू v ही है। क्यों v ही है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, सो दिस विल बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ट्रक एट टाइम t। तो ट्रक का मास इनिशियली m नॉट था, और टाइम t में इस ट्रक के ऊपर लैम्डा t अमाउंट ऑफ सैंड ऐड हो चुका है, लैम्डा इंटू t अमाउंट ऑफ सैंड ऐड हो चुका है, दिस इंटू dv बाई dt। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बस अब इस इक्वेशन को तुम बहुत ही आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो,
एफ माइनस में जो है उसको बहुत ही आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो डी वी अपॉन एफ माइनस लैम्डा वी इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन एम नॉट प्लस लैम्डा टी, ठीक है। तो v की वैल्यू इनिशियली u नॉट थी, ठीक है, और उसकी वैल्यू v होगी टाइम t पे, t की वैल्यू 0 से t तक, ठीक है। तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट यहाँ पे कर दे, ln ऑफ f माइनस लैम्डा v अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक है, u नॉट से v इज इक्वल्स टू ln ऑफ m नॉट प्लस लैम्डा t अपॉन लैम्डा, ठीक है, 0 से t, ठीक, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन, तो ln ऑफ f माइनस लैम्डा v अपॉन एफ प्लस लैम्डा यू नॉट, ठीक है, एफ माइनस लैम्डा नॉट सॉरी, इज इक्वल्स टू ln ऑफ एम नॉट प्लस लैम्डा टी डिवाइड बाई एम नॉट, ठीक है। ये माइनस साइन तुम अंदर घुसा लो तो लॉग का अंदर वाला चीज रेसिप्रोकल बन जाएगा और ln को कैंसिल कर दो, ठीक है, दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा एफ माइनस लैम्डा यू नॉट अपॉन एफ माइनस लैम्डा वी इज इक्वल्स टू एम नॉट प्लस लैम्डा टी डिवाइड बाई एम नॉट, ठीक है। ये कितना आ गया, एफ एम नॉट माइनस लैम्डा यू नॉट एम नॉट इज इक्वल्स टू एफ एम नॉट प्लस एफ लैम्डा टी, ठीक है, माइनस लैम्डा वी एम नॉट माइनस लैम्डा स्क्वायर वी टी, तो ये क्या हो गया, एफ एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यू कैन सी वी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 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 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया माइनस यू नॉट एम नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ टी, ठीक है, माइनस एम नॉट वी माइनस लैम्डा वी टी, ठीक है। व्हाट आर वी गेटिंग एज बी, बी की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से ही पूरा एल एच एस पे ले जाते हैं, एम नॉट वी प्लस लैम्डा वी टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस एम नॉट यू नॉट, यानी v की वैल्यू आ गई एफ टी प्लस एम नॉट यू नॉट डिवाइड बाई एम नॉट प्लस लैम्डा टी, एम नॉट प्लस लैम्डा टी, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, एम नॉट प्लस लैम्डा टी, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक शानदार तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब इसमें कुछ इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, सीधा अपन एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये समझो कि मान लो यहाँ पे ट्रक है, ठीक है, ट्रक का मास एम नॉट है, अभी इसके ऊपर कुछ भी सैंड नहीं है और इस पे फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट है, ठीक है ना, ये इनिशियल सिचुएशन हो गई। टाइम टी पे सिचुएशन क्या है, टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी v है, फोर्स अभी भी f लग रहा है, ठीक है, और ये मास जो है यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। ये कितना मास, कितनी सैंड इकट्ठा हो गई, ये लैम्डा टी सैंड इकट्ठा हो गई है और इसका मास कितना है एम नॉट, ठीक है। और इस लैम्डा टी सैंड की भी वेलोसिटी v है क्योंकि ट्रक के साथ चिपक चुकी है, इस लैम्डा टी सैंड की वेलोसिटी भी v है क्योंकि ये ट्रक के साथ चिपक चुकी है, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सैंड प्लस ट्रक को सिस्टम मान लेते हैं, सैंड प्लस ट्रक को सिस्टम मान लेते हैं, ठीक। तो अगर सैंड प्लस ट्रक को सिस्टम मान ले तो ये इनके बीच का जो थ्रस्ट फोर्स था ये तो इंटरनल फोर्स हो गया भाई, थ्रस्ट फोर्स सैंड ही ट्रक पे लगा रही थी, गिरती हुई सैंड ही ट्रक पे लगा रही थी, तो अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं तो इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक। तो इन टाइम जीरो पे ये सैंड कहाँ है, टाइम जीरो पे ये सैंड यहाँ पे हवा में है, ठीक है, मतलब फनल के अंदर है और इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो, ठीक है। अब अगर सिस्टम मान लूं तो सोचो इस सिस्टम पे सिर्फ एक यही एफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इस सिस्टम पे यही एक फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं, ग्राउंड से फ्रिक्शन है नहीं, सही है। हेंस वी कैन राइट द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन टाइम टी तक, तो जीरो टाइम पे जो है इस सिस्टम का मोमेंटम कितना था, वो था एम नॉट यू नॉट, ठीक है। भाई सैंड के पास कोई मोमेंटम था नहीं और ट्रक के पास एम नॉट यू नॉट था, ठीक। टाइम टी पे इस सिस्टम के पास कितना मोमेंटम हो गया, तो सिस्टम का मास था एम नॉट प्लस लैम्डा टी और वेलोसिटी इसकी भी हो गई, तो ये जो भी मोमेंटम में चेंज आया ये किसकी वजह से आया, इस फोर्स के इम्पल्स की वजह से, और ये कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इनटू टाइम, गॉट इट।
फोर्स इनटू टाइम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल फाइनल मोमेंटम माइनस टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो हमने लिख दिया ये इक्वेशन। यहाँ से यू कैन सी v की वैल्यू वही आ गई, एफ टी प्लस एम नॉट यू नॉट डिवाइड बाई एम नॉट प्लस लैम्डा टी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है, बट यस, ये तरीका सब में काम नहीं करेगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस में काम करेगा। तो वो रॉकेट वाला तरीका तो मतलब फर्स्ट फोर्स वाला तरीका तो आना ही चाहिए। ठीक है, I hope you would have understood, guys. Now, before leaving the teaser question for you, let me give you a very nice information. वैसे तो अब KVPY रहा नहीं, ठीक है, तो you can remove this. बट हम लोग जो है वेदांतु की जो टॉपर्स टीम है, क्लब टीम है, वो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम वीडियो रिलीज करते हैं यूट्यूब पे। तो यू कैन नोट इट दिस डाउन। बाय द वे तुम्हें पता ही होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो हर संडे यू कैन कीप ऑन चेकिंग दी टाइम टेबल। ठीक है, फिर सॉरी यूट्यूब। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस, इफ यू डू नॉट नो अबाउट एकलव्य, आई वुड सीरियसली अर्ज ऑल ऑफ यू टू गूगल इट। ऑल्दो इस साल का तो जे एडवांस्ड अब हो ही चुका है, ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी सीरियस है जे एडवांस के लिए, आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट यू टू गूगल अबाउट इट। जो भी नेक्स्ट ईयर जे एडवांस देना चाहता है, इट्स टोटली फ्री प्रोग्राम, बट लेट मी टेल यू, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, एंड you don't have to pay even a single money for that. You can ask your seniors who were part of earlier Eklavya, and you would be assured, I'm assured that, I'm sure that you're going to get positive feedbacks. ठीक है, फिर ये लिंक भी तुम सेव करके रख सकते हो, एंड यू कैन कीप ऑन विजिटिंग दिस पीरियडिकली। यहाँ पे हम कोई भी रेलेवेंट कोर्स है, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जेई एडवांस और जेई मेंस कैंडिडेट्स के लिए, तो हम रिलीज करते रहते हैं। कोई भी नया कोर्स हम चलाने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम इसी लिंक पे डालते रहते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द टीजर क्वेश्चन। ये वही रॉकेट वाला क्वेश्चन है, इसमें वही रॉकेट का मास mr है, मतलब फ्यूल को हटा के रॉकेट का मास mr है, और फ्यूल का मास mf है इनिशियली। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया, mr प्लस mf, मतलब जो m नॉट हम बोल रहे हैं वो mr प्लस mf हो गया। रॉकेट जो है वो लैम्डा केजी पर सेकंड की रेट से फ्यूल बर्न कर रहा है। ठीक है, एंड अगेन एग्जॉस्ट वेलोसिटी वीआर है, मतलब रॉकेट के फ्रेम में ये वीआर है और ये कांस्टेंट है, मतलब गैसेस जो है कांस्टेंट रेट वीआर से बाहर आ गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रॉकेट अर्थ की सरफेस पे रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, और सीधा वर्टिकली ऊपर जाता है। ग्रेविटी को हमें कांस्टेंट अज्यूम करना है। यू हैव टू टेल द हाइट अप टिल विच रॉकेट विल गो, मतलब जो है किस हाइट तक रॉकेट जाएगा, तुम्हें ये बताना है। यू हैव टू टेल मी द हाइट अप टिल विच रॉकेट विल गो फ्रॉम द surface of the earth. So this is the question. I hope you would have understood the question. Please leave your response, like you can send your solution to this email id, eklavya support, eklavya support@vedantu.com, और ईमेल का जो हेडलाइन है वो तुम डालना टीजर सॉल्यूशन फिजिक्स। ठीक है, आई एम श्योर if I like your solution, if your solution is correct, I'm going to give you a reply, I'm going to revert, and so do not hesitate in giving the solution, guys. I am hopeful that you are going to write the solution to me, and I will be very very happy to reply to all of you. थैंक यू ऑल, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसका सेकंड पार्ट भी जो है बहुत जल्दी नेक्स्ट संडे को देखना मत भूलना। इसका सेकंड पार्ट भी जो बाकी है भी उस पर अपन सेकंड पार्ट भी रिलीज करेंगे। ठीक है, जिसमें और भी क्वेश्चंस अपन इस टाइप के वेरिएबल मास सिस्टम के देखेंगे। थैंक यू।